दोस्तों, कभी कभी इंसाफ की लड़ाई अदालत में नहीं बल्कि सड़क से लेकर सिस्टम तक लड़ी जाती, और जब सिस्टम भ्रष्ट हो तो एक छोटा सा वकील भी सबसे बड़ा योद्धा बन सकता। आज हम लेकर आए हैं अक्षय कुमार स्टारर जोली LLB 2, जहां हंसी मजाक से शुरू होने वाली कहानी बदल जाती है एक ऐसी जंग में जिसमें दांव पर है इंसाफ, सच्चाई और एक मासूम की जिंदगी। तो तैयार हो जाइए इस फिल्म की पूरी कहानी को सीन दर सीन जानने के और देखने के लिए कि कैसे एक नौटंकीबाज वकील बन जाता है इंसाफ का असली सिपाही। दोस्तों, इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप जोली LLB 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो इसी चैनल पर देख सकते, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि एक एग्जामिनेशन सेंटर पर बच्चों को नकल कराई जा रही है और उनको नकल कराने की जिम्मेदारी मिलती है जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जोली को, जो कि सभी बच्चों को इंग्लिश के पेपर में सामूहिक रूप से नकल कराते। जोली नकल माफिया से अपने पैसे लेकर लखनऊ कोर्ट में पहुंच जाती, जहां वह एक प्रेग्नेंट लेडी हीना से मिलती। हीना जोली से रिजवी साहब से उसका केस लेने की सिफारिश करती। असल में रिजवी साहब जोली के बॉस होते, जो लखनऊ शहर के एक बहुत बड़े वकील। रिजवी साहब के पास जोली के फादर 30 साल से मुंशीगिरी का काम करते थे और प्रेजेंट टाइम में जोली रिजवी साहब का असिस्टेंट हो। लेकिन रिजवी साहब की नजर में उसके पिता की तरह वह भी एक मुंशी ही था। रिजवी साहब के यहाँ काम करके जोली बिल्कुल भी खुश नहीं था और वह भी रिजवी साहब की तरह लखनऊ का एक बहुत बड़ा वकील बनना चाहता था। इसलिए वह अपनी हालत सुधारने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा होता है और अपने लिए एक चैम्बर का प्रबंध कर रहा होता है, ताकि वह अपनी वकालत एक चैम्बर में बैठकर कर सके और लोग उसको अच्छा वकील मानकर अपना केस दें। एक दिन जोली बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शिव कुमार दुबे से मिलते हैं और उनसे चैम्बर देने के लिए रिक्वेस्ट करते। असल में जोली चैम्बर के लिए दुबे को 10 लाख रुपए दे चुका होता और 2 लाख रुपए देना अभी भी बाकी हो, जिस पर दुबे उसे कहता है कि किसी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैम्बर अलॉटमेंट के खिलाफ याचिका दायर कर दी है और उसकी होली के बाद सुनवाई है, और अगर चैम्बर अलॉटमेंट पर स्टे आ गया तो तुम्हारे 10 लाख रुपए भी डूब जाएंगे, इसलिए तुम कल तक 2 लाख रुपए देकर अपना चैम्बर ले लो। जोली की आर्थिक स्थिति पहले ही खराब थी और अब अचानक से 2 लाख रुपए कहां से ला पाता, इसलिए जोली और उसका असिस्टेंट बीरबल 2 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए आपस में डिस्कस कर ही रहे होते हैं। तभी उनके पास हीना आती है और जोली से पूछती है कि क्या रिजवी साहब उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो गए। उस पर जोली उससे झूठ बोल देता है और कहता है कि रिजवी साहब ने उसका केस लड़ने के लिए हाँ कर दिया और रिजवी साहब की फीस के रूप में उससे 2 लाख रुपए की डिमांड करता, और यह 2 लाख रुपए उसे कल ही देने लगे। हीना के पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह उसका इंतजाम करने के लिए हाँ कर देती। हीना के जाने के बाद जोली का असिस्टेंट उससे पूछता है कि झूठ बोलकर हम हीना से पैसे ले रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। इस पर जोली उससे कहता है कि 4-5 दिन की बात है, जैसे ही हमें चैम्बर मिल जाएगा चैम्बर के बेस पर किसी से उधार लेकर हीना के पैसे लौटा दे। नेक्स्ट डे हीना जोली को पैसे दे देती है और जोली उन पैसों से अपने चैम्बर का अलॉटमेंट करवा लेता। नेक्स्ट डे जोली का पूरा परिवार चैम्बर मिलने की खुशी मना रहा होता है। तभी वहां पर हीना पहुंच जाती है, जिसको पूरी सच्चाई पता चल चुकी होती है और वह जोली से उसको दिए गए धोखे के बारे में सवाल करती, जिस पर जोली के पास कोई जवाब नहीं होता है। जोली हीना को 2 दिन में पैसे वापस करने के लिए कहता है, जिस पर हीना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, क्या दिला सकते हो। पिछले 8 महीने से मैं अपने मरे हुए पति को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ, और बहुत ही दुखी मन से हीना वहाँ से चली जाती। घर जाने पर हीना डिप्रेशन में आकर छत से कूदकर अपनी जान दे दी। नेक्स्ट डे जोली जब अपने ऑफिस पहुँचता है तो रिजवी साहब उसे जबरदस्त तमाचा लगाते और कहते हैं कि तुम मेरे नाम पर हीना से पैसे हट रहे थे, उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो, और जोली को अपने ऑफिस से निकाल देते। जोली दुखी मन से अपने घर पहुँचता है। उसी रात जोली को हीना का सपना दिखाई देता कि वह छत से कूदकर अपनी जान दे रही। जोली को अपनी गलती का एहसास होता है और वह हीना को इंसाफ दिलाने के लिए दृढ़ निश्चय और रात में ही रिजवी साहब के ऑफिस में जाकर चोरी से हीना के केस की फाइल निकाल ले। उस फाइल में जोली को हीना की शादी की एल्बम मिलती है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर लखनऊ जेल में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम इकबाल होता है। उसको छोड़ दिया जाता है और एक दूसरे शख्स जिसका नाम भी इकबाल होता है, उसको शादी के लिए 1 दिन की स्पेशल बेल मिलती और बेल मिलने के बाद इकबाल शादी करने के लिए मैरिज हॉल
पहुंच जाता है, जहां पर वह हिना से शादी कर लेता है। इस शादी को पुलिस के लोग भी अटेंड करते हैं, क्योंकि सुबह होते ही उनको इकबाल को जेल लेकर जाना था। नेक्स्ट मॉर्निंग इकबाल को लेकर पुलिस जेल जाने के लिए निकल जाती है, और जब पुलिस गोमती नदी के पुल पर पहुंचती है तो उनको वहां पर इंस्पेक्टर सूर्यवीर मिलते हैं और इकबाल को इकबाल कादरी कहकर संबोधित करते। इस बार इकबाल कहता है कि सर, मेरा नाम इकबाल कासिम है, न कि इकबाल कादरी। नाम का एक कंफ्यूजन दूर करिए और मुझसे केस हटवा दीजिए। दरअसल जेल में जिस शख्स को पुलिस ने छोड़ा था वह टेररिस्ट इकबाल कादरी होता और उसके बदले में इनोसेंट इकबाल कासिम को पकड़ लिया गया था। इकबाल कासिम की बात सुनकर सिंह साहब मुस्कुराते हैं और तभी उसका चालाकी से एनकाउंटर कर देते। एनकाउंटर को रियल दिखाने के लिए अपने एक कांस्टेबल बलदेव सिंह भदौरिया के पैर में भी गोली मार दे। इसी के साथ मूवी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां जोली पूरे केस को अच्छे से स्टडी करता है और इस फेक एनकाउंटर के खिलाफ कोर्ट में PIL फाइल कर देता। इस केस की सुनवाई सुंदरलाल त्रिपाठी की कोर्ट में होती है, जिनको आप जोली LLB मूवी में देख चुके। जस्टिस त्रिपाठी काफी फनी जज होते हैं, लेकिन जब कानून की बात आती है तो वह स्टिक होने से भी परहेज नहीं करते। कोर्ट में इंस्पेक्टर सूर्यवीर को डिफेंड करने के लिए शहर के जाने माने वकील माथुर आए हुए होते हैं, जो अपनी चालाकियों से केस को तोड़ मरोड़ कर जीतने के लिए फेमस हो। जोली जज साहब के सामने इस एनकाउंटर की सत्यता पर सवाल उठाता है और निष्पक्ष जांच कराने की मांग करता है, लेकिन जज साहब उसकी मांग को ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि अगर इस केस में कोई नया सबूत तुम्हारे पास हो तो नेक्स्ट डेट पर लेकर आना, नहीं तो मैं इस PIL को रिजेक्ट कर दूं। इस तारीख पर वकील माथुर जोली पर काफी पर्सनल कमेंट करता है। घर जाने पर जोली के पास उसके असिस्टेंट का फोन आता है, जो उसे बताता है कि एक गुरुजी नाम के व्यक्ति का पता चला है, जो सबूतों का जुगाड़ करने में महारत रखता और इस समय वह बनारस में रहता है। जोली और बीरबल दोनों सबूत की तलाश में बनारस पहुंच जाते हैं, जहां गुरुजी महिलाओं का क्रिकेट मैच करा रहे होते हैं। मैच के बाद जोली और बीरबल गुरुजी से गंगा जी के घाट पर मिलते हैं और उन्हें पूरा केस समझाने के बाद उनसे सबूत दिलवाने की रिक्वेस्ट। गुरुजी सबूत दिलवाने के बदले 5 लाख रुपए की डिमांड। जोली गुरुजी की डिमांड को एक्सेप्ट कर लेता है, हालांकि उसके पास उस समय 5 लाख रुपए नहीं होते। जोली लखनऊ आने के बाद अपने 12 लाख के चैम्बर को 5 लाख में बेच। यह वही चैम्बर था जिसको पाने के लिए जोली ने कई सालों तक कड़ी मेहनत की थी और झूठ बोलकर हिना से पैसे भी लिए, लेकिन हिना को इंसाफ दिलाने के लिए जोली अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दे। गुरुजी को 5 लाख रुपए देकर जोली केस से जुड़े सारे पुलिस रिकॉर्ड्स और सबूत गुरुजी से प्राप्त कर लेता। नेक्स्ट डेट पर जोली इंस्पेक्टर सूर्यवीर से सवाल करता है और उसे पूछता है कि इकबाल कासिम के घर में आपको क्या क्या चीजें मिली थी, जिस पर सूर्यवीर उसे बताते हैं कि काफी ऑब्जेक्शनेबल लिटरेचर और कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिले थे। जोली जज साहब के सामने वह लिस्ट दिखाता है जिसमें पुलिस ने इकबाल कादरी घर से जो चीजें प्राप्त की थी, जिसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिस पर ऑब्जेक्शन किया जाता। यहाँ पर सूर्यवीर का झूठ पकड़ा जाता है और जोली ये साबित करने में सफल होता है कि इस एनकाउंटर में कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ी की गई है, इसलिए जज साहब उसको नेक्स्ट डेट दे देते। कोर्ट से निकलने के बाद सूर्यवीर अपने सीनियर कोल साहब के ऑफिस पहुंच जाते, जहां उनके ऑफिस में पहले ही CBI के 2 लोग बैठे हुए, जो अब्दुल कासिम एनकाउंटर की जांच करने आए हुए। दोनों लोग सूर्यवीर से एनकाउंटर के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन मिस्टर कोल दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करके इस जांच को कुछ दिनों के लिए डिले करवा देते। दूसरी तरफ जोली और अधिक सबूत जुटाने के लिए जहूर के पास पहुंच, जहां जहूर हिना की मौत को लेकर जोली से नाराज होते, लेकिन अंत में जोली को बताते हैं कि झांसी से एक राम कुमार नाम का व्यक्ति उसके पास आया था, जो उस कांस्टेबल का लड़का था जिसको सूर्यवीर ने गोली मारी और अंत में उसकी मौत हो गई थी। जहूर जोली को उस लड़के का पता और फोन नंबर देता है। रात में जोली डिनर करने के लिए अपनी वाइफ पुष्पा के साथ हजरतगंज पहुंच जाती, जहां पुष्पा जोली को गुची किराए पर ली हुई ड्रेस दिखाने के लिए चेंज करने के लिए जाती। तभी वहां पर जोली के पास 2 लोग आते हैं और जोली पर फायर कर देते। जोली को 2 गोलियां लगती हैं। जोली की आवाज सुनकर पुष्पा चेंजिंग रूम से बाहर आ जाती है और जोली को बचाने के लिए उन गुंडों से भिड़ जाती। गुंडे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद पुष्पा जोली को हॉस्पिटल में एडमिट करा देती। दूसरी तरफ वकील माथुर के ऑफिस में सूर्यवीर और माथुर न्यूज देख रहे हो, जिस पर अब्दुल कासिम एनकाउंटर पर मीडिया सवाल उठा रही हो और जोली पर हुए हमले का दोषी सूर्यवीर सिंह को मान रही, जिस कारण पुलिस डिपार्टमेंट सूर्यवीर सिंह को सस्पेंड कर देता है। नेक्स्ट डेट पर जोली सुंदरलाल त्रिपाठी कोर्ट में पहुंच जाता है, जहां जोली जज साहब के सामने एनकाउंटर में शहीद बलदेव सिंह भदौरिया के बेटे राम कुमार भदौरिया को
पेश कर, जहां राम कुमार बयान देता है कि जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो एएसआई सिराज आलम ने उसे बताया कि सिंह साहब से गलती से उसके पिता को गोली लग गई है, जिससे उनका थोड़ा ज्यादा खून बह गया, लेकिन चिंता मत करो, डॉक्टरों की टीम तुम्हारे पिता की जान बचा ले। जोली जज साहब को बताता है कि पुलिस रिकॉर्ड में अब्दुल कासिम ने बलदेव सिंह भदौरिया को गोली मारी थी। माथुर अपने क्लाइंट को हारता देखकर जोली पर पर्सनल कमेंट्स करने लगा और इतने ज्यादा उल्टे सीधे कमेंट्स कर देता है कि जोली को गुस्सा आ जाता है और वह माथुर को जबरदस्त तमाचा जड़ देता है, जिसको देखकर कोर्ट में भगदड़ मच जाती है और माथुर अपने कुछ गुंडों को बंदूक सहित कोर्ट में बुला लेते। वे लोग कोर्ट में आते ही फायर चालू कर देते हैं, जिससे डरकर सुंदरलाल त्रिपाठी अपनी मेज के नीचे छिप जाता है और पुलिस को कोर्ट में बुला लेता। जज त्रिपाठी जोली और माथुर को अपने चैम्बर में बुलाते हैं और उनको इस झगड़े के लिए डांट फटकार लगाते। इसके बाद जज त्रिपाठी अपने चैम्बर में ही केस की सुनवाई करते हैं। वकील माथुर राजकुमार के नार्को टेस्ट की मांग करता है, जिससे कि राजकुमार का झूठ सबके सामने आ जाए, लेकिन जोली नार्को टेस्ट के खिलाफ ऑब्जेक्शन करता है, क्योंकि उसे कहीं न कहीं मालूम था कि वकील माथुर चालाकी से नार्को टेस्ट में गड़बड़ी करवा सकते। लेकिन जज साहब वकील माथुर की बात मान लेते और राम कुमार का नार्को टेस्ट किया जाता है। इस नार्को टेस्ट में वकील माथुर अपनी चाल खेल जाता है और नार्को टेस्ट में गड़बड़ी करके उसमें सवाल चेंज कर देता है और राजकुमार भदौरिया के मुंह से यह निकलवा देता है कि कोर्ट में झूठ बोलने के लिए उसे जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जोली ने फोर्स किया था। इस नार्को टेस्ट की रिकॉर्डिंग देखकर जज साहब सुंदरलाल त्रिपाठी और राम कुमार पर गुस्सा हो जाते हैं और दोनों को सजा देते हुए राम कुमार को 3 महीने के लिए जेल भेज देते हैं और जोली का लाइसेंस रद्द करवाने के लिए बार काउंसिल को ऑर्डर कर देते। नेक्स्ट डे जोली पर एक्शन लेने के लिए लखनऊ बार एसोसिएशन की डिसिप्लिन कमेटी बैठती, जिसके अध्यक्ष रिजवी साहब होते हैं, जहां रिजवी साहब जोली को कोर्ट में झूठा गवाह पेश करने और अपने साथी वकील पर हाथ उठाने का दोषी मानते हुए उसका लाइसेंस रद्द कर दे। लेकिन रिजवी साहब जोली का थोड़ा सा फेवर करते हैं और उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 4 दिन का वक्त दे दे। रिजवी साहब को भी लगता था कि जोली सच्चाई के लिए लड़ रहा है। घर आने पर जोली दोबारा से सभी सबूतों की जांच करता है, जहां हीना और इकबाल कासिम की शादी में 4 यूपी पुलिस के लोगों के साथ साथ एक जम्मू कश्मीर का पुलिस कांस्टेबल भी होता है। उस कांस्टेबल का नाम फहीम भट्ट होता है। जोली को लगता है कि यूपी पुलिस तो उसका साथ नहीं देगी, लेकिन वह जम्मू कश्मीर के पुलिस कांस्टेबल फहीम भट्ट की हेल्प लेने के लिए जम्मू कश्मीर के लिए निकल पड़ता। जोली कश्मीर पहुंचकर पुलिस स्टेशन में फहीम भट्ट के बारे में पूछताछ करता है। वहां पर इंस्पेक्टर उसको फहीम भट्ट के बारे में इधर उधर की बातें करके टरकाने की कोशिश करता और जोली से कुछ दूर जाकर सूर्यवीर को लखनऊ फोन करके बता देता है कि जोली फहीम भट्ट की तलाश करते हुए कश्मीर पहुंच गई। दूसरी तरफ जोली पुलिस स्टेशन से फहीम भट्ट के बारे में कोई सूचना न मिलने पर वापस से लखनऊ आने के लिए स्टेशन की तरफ जा रहा होता। तभी उसके पास गुलाम मोहम्मद नाम का एक कांस्टेबल आता है, जो जोली को बताता है कि मैं फहीम भट्ट के गांव का रहने वाला हूँ। इससे मैं फहीम भट्ट जेल में बंद है और कल उसकी पेशी है, इसलिए वह उसको कोर्ट में मिल सके। नेक्स्ट डे गुलाम मोहम्मद जोली को लेकर कोर्ट में पहुंच जाता है, जहां जोली फहीम भट्ट से मिलता है और उसे इकबाल कासिम एनकाउंटर के बारे में पूछताछ कर। लेकिन तभी वहां पर सूर्यवीर के आदमी पहुंचकर जोली और फहीम भट्ट को मारने के लिए उन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। जोली और फहीम भट्ट अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। कश्मीर से भागने के बाद जोली लखनऊ में पुलिस अधिकारी कोल साहब के घर पहुंच जाता है और उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन कोल साहब उसकी मदद करने से मना कर देते। इस पर जोली उन्हें ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि सिंह साहब के खिलाफ एक PIL दायर की, जिससे पूरा पुलिस सिस्टम और मीडिया हिल गया है और आपके तो एनकाउंटर उससे कहीं ज्यादा है। जोली की धमकी से कोल साहब डर जाते हैं और उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते। नेक्स्ट डेट पर जोली फहीम भट्ट को जस्टिस त्रिपाठी कोर्ट में पेश करता है। तभी वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंच जाती और जज साहब को बताती है कि जोली पर इल्जाम है कि इसने फहीम भट्ट को पुलिस कस्टडी से भगाया है और हमारे पास जोली के खिलाफ अरेस्ट वारंट। जोली के इस कांड को देखकर जज साहब बहुत नाराज होते हैं और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को उसको अरेस्ट कर ले जाने की इजाजत दे देते। पुलिस जोली और फहीम भट्ट को लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी जज साहब कहते हैं कि मैंने सिर्फ जोली को ले जाने के लिए, फहीम भट्ट का तो पहले बयान दर्ज होगा। और फिर कहते हैं कि चलो दोनों लोगों को छोड़ दो, पहले आज की
कार्रवाई होने दो, उसके बाद ले जाना। जस्टिस त्रिपाठी की बात सुनकर वकील माथुर उनके ऑर्डर का विरोध करता है और कहता है कि फहीम भट्ट की स्टेटमेंट कैसे दर्ज की जा सकती, क्योंकि उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और वह खुद जेल में बंद। लेकिन सुंदरलाल त्रिपाठी फहीम भट्ट की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने की कोशिश करते हैं, जिस पर सुंदरलाल त्रिपाठी और वकील माथुर के बीच तीखी बहस हो जाती और अंत में वकील माथुर कोर्ट में ही धरने पर बैठ जाते। उनकी हरकत को देखकर जज सुंदरलाल त्रिपाठी भी कोर्ट में धरने पर बैठ जाते और दोनों को धरने पर बैठे बैठे रात के 12 बजे सुंदरलाल त्रिपाठी उठकर जाने लगते हैं। सबको लगता है कि आज का दिन खत्म हो गया और आज की कार्रवाई भी खत्म हो गई, इसलिए सभी लोग कोर्ट रूम से जाने लगते और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस भी जोली और फहीम भट्ट को लेकर जाने लगी। वकील माथुर को लगता है कि उसकी चाल कामयाब हो गई है और आज उसने फहीम भट्ट का बयान दर्ज होने से रोक, लेकिन तभी सुंदरलाल त्रिपाठी अपनी चेयर पर पहुंच जाते हैं और ऑर्डर करते हुए सबको बैठने के लिए कहते हैं। वकील माथुर जज साहब की हरकत को देखकर कहते हैं कि सर अभी रात के 12 बजे हैं और अब कार्रवाई कैसे हो सकती, आप हमें कोई भी नेक्स्ट डेट दे दीजिए। पर सुंदरलाल त्रिपाठी कहते हैं आपकी पिछली डेट 13 अगस्त और आपकी नेक्स्ट डेट 14 अगस्त 12:05 है, जिस पर एडवोकेट माथुर विरोध करते हैं। लेकिन सुंदरलाल त्रिपाठी सीधे कह देते हैं कि अगर आपको वॉकआउट करना है तो आप वॉकआउट कर सकते, लेकिन फहीम भट्ट की स्टेटमेंट आज ही रिकॉर्ड होगी, इसलिए मजबूरी में एडवोकेट माथुर को कोर्ट की कार्रवाई में शामिल होना पड़ता है। फहीम भट्ट अपना बयान दर्ज कराता है और कोर्ट को बताता है कि एनकाउंटर से एक दिन पहले पुलिस ने मुझे इकबाल कादरी की पहचान करने के लिए बुलाया था और एक शख्स को दिखाया था। उस समय उस शख्स की शादी हो रही थी। उस शख्स को मुझे इकबाल कादरी कहने के लिए फोर्स किया गया, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया कि यह इकबाल कादरी नहीं है। इसके बाद मैं जम्मू कश्मीर वापस आ गया। कुछ दिन बाद मैंने पेपर में इकबाल कादरी के एनकाउंटर की खबर पढ़ी, तो इस फेक एनकाउंटर की शिकायत मैंने केंद्रीय एजेंसी को कर दी। मेरी इस बात से खफा होकर मेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने मेरे खिलाफ झूठा केस बनाकर मुझको जेल में डाल दिया। इसके बाद एडवोकेट माथुर फहीम भट्ट से पूछताछ करता है और उसको सवालों के जाल में ऐसा उलझाता है कि उसको खुद दोषी साबित कर दे और साथ ही साथ उसके बयान को झूठा साबित कर दे। एडवोकेट माथुर की बात से पूरी कोर्ट इम्प्रेस हो जाती है और क्लैपिंग करने लगती है, जिसके बाद जज साहब कोर्ट में जोली को बोलने का मौका देते हैं। जोली सूर्यवीर को विटनेस बॉक्स में बुलाता है और उनके पुराने एनकाउंटर और इकबाल कादरी एनकाउंटर के रिकॉर्ड के आधार पर सूर्यवीर को करप्ट और धोखे से एनकाउंटर करने वाला साबित कर देता, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह से सूर्यवीर को दोषी साबित नहीं कर पाता। इसलिए जोली कोर्ट में एक बाबा को पेश करते हैं, जिसको लेकर पुलिस आती। उस बाबा को कोल साहब के इशारे पर पुलिस टीम पकड़कर लाई थी। बाबा को देखकर फहीम भट्ट, सूर्यवीर और उसकी पूरी पुलिस टीम शॉक हो जाती। बाबा को विटनेस बॉक्स में खड़ा किया जाता है, जहां फहीम भट्ट उसको आइडेंटिफाई करता है और कोर्ट को बताता है कि इस बाबा का नाम मोहम्मद इकबाल कादरी है। यह नाम सुनते ही पूरी कोर्ट शॉक हो जाती, लेकिन बाबा इस बात से इनकार करता है और अपना नाम रामकृष्ण सारस्वत बताता है और अपनी कुछ आईडी कोर्ट को दिखाता। आईडी देखकर कोर्ट को मजबूरी में मानना पड़ता है कि यह मोहम्मद इकबाल कादिर नहीं है। इसके बाद जोली बाबा से पूछताछ करता है और उससे कहता है कि आप भी ब्राह्मण हैं और मैं भी ब्राह्मण हूँ, चलिए आपके और मेरे बीच में शास्त्रार्थ हो जाए। जोली बाबा से सनातन धर्म और उसके कुल के बारे में पूछताछ करता है और काफी देर पूछताछ करने के बाद बाबा कुल का विश्वा बताने से विफल हो जाता है और घबराहट में उसके मुंह से इंशाअल्लाह निकल जाता है। सभी को समझ में आ जाता है कि यह एक हिंदू नहीं मुस्लिम है और यह अपनी पहचान छुपा रहा है। उसके मुंह से इंशाअल्लाह निकलते ही फहीम भट्ट उसको जलील करता है कि अब तो सच बोल दे, अब तो तेरे मुंह से अल्लाह का नाम भी निकल गया है। यह बात सुनते ही इकबाल कादरी जोशो खरोश में सारी सच्चाई बता देता और एक्सेप्ट कर लेता है कि वही टेररिस्ट इकबाल कादरी। इकबाल कादरी कोर्ट को बताता है कि मुझे सिंह साहब की टीम ने अरेस्ट किया था और मेरे लोगों ने 50 लाख देकर मुझको छुड़वा लिया था और मेरे बदले में निर्दोष इकबाल कासिम को टेररिस्ट बताकर उसका एनकाउंटर कर दिया गया था। कोर्ट में साबित हो जाता है कि इकबाल कासिम का एनकाउंटर फर्जी था, इसलिए इंस्पेक्टर सूर्यवीर और उसकी टीम को कोर्ट दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और शहीद इंस्पेक्टर बलदेव सिंह भदौरिया के बेटे राम कुमार भदौरिया को भी रिहा करने का ऑर्डर देती और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त। तो दोस्तों, यह थी जोली LLB 2 की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जिसने हमें दिखाया कि इंसाफ पाना आसान नहीं है, लेकिन अगर जज्बा सच्चा हो तो पूरा सिस्टम भी झुक सकता है। जोली ने हमें सिखाया कि
एक आम आदमी भी अपने हक और सच्चाई के लिए डटकर खड़ा हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में बताइए कि आपको जोली का कौन सा पल सबसे ज्यादा पसंद आया। और फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त फिल्म एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए इंसाफ जिंदाबाद।